संस्कृत व्याकरण की ओर ले चल रही हूँ और उसका भी आपको उसकी भी परीक्षा देनी रहेगी। आज हम 40वें सूत्र पर चलेंगे और कुल 60 सूत्र हैं इसमें, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और व्याकरण की भी परीक्षा देना है। अब पहले व्याकरण की परीक्षा होगी, उसके बाद गोमटसार के आगे के चैप्टर की परीक्षा ली जाएगी। तो आप खोलेंगे सूत्र नंबर 39 में, जो हमने परसों के दिन आपको पढ़ाया था, एवे चा नियोगे नित्यम। उसमें था कि अद्य एव इह एव, तो उसमें एक बार ए होता है अद्य के में छिपे आकार का, देखिएगा जैसे अद्य के आ को निकाला था तो आ को ए हुआ, ये था अनियोग अर्थ में। इसका अर्थ क्या हो, जैसे इसको प्रयोग किया हमने अद्येव गच्छ, गच्छ ये क्रिया है, अद्येव ये अद्य प्लस एव की संधि करी, तो जिसमें केवल ए हुआ, इसका मतलब है आज ही जाना चाहिए, मर्जी है कि जाएं या न जाएं। तो इसमें प्रेरणा या आज्ञा नहीं है, अर्थ में थोड़ा अंतर है। और एक है अद्यैव गच्छ, ए को पहले आ को अय हुआ है, इसमें क्या था, अद्य के आ को निकाला गया, दोनों में ही आ का लोप होकर के अय हुआ और ऊपर वाले में ए हुआ था, और फिर इधर जो एव है इसके ए का लोप हो जाता है, तो अद्य अय प्लस एव, इसमें अद्यैव बन जाता है। तो नियोग अर्थ में यानी जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है, अद्यैव गच्छ, अद्यैव पठ, आज ही पढ़ो, आज ही जाओ, इसमें आज्ञा अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं नियोग, माने आज्ञा प्रेरणा। अद्यैव भोजनम कुरु, आज ही भोजन करो, तो ये थोड़ा सा अंतर है। इस सूत्र का अर्थ हमने बताया जो 39 नंबर का था, एवे चा नियोगे नित्यम, तो इसमें विकल्प से एक बार अद्यैव बनता है, एक बार अद्यैव बनता है, ये संधि का प्रकरण है। अब आगे चलिएगा, तव प्लस ओदनम है, देखिए तव प्लस ओदनम और सा प्लस औपगवी, आपको हमने बताया ना आ से लेकर औ तक की संधि को आपको बताया जाए, जो खुले खुले शब्द हैं बिगड़े हुए, उनको एक में मिलाने का नाम है संधि। तो इस स्वर की संधि चल रही है, आ के साथ आ की, आ के साथ ई की, आ के साथ ऊ की, आ के साथ री की, ऐसे अब आ के साथ ओ और औ की संधि का प्रकरण चल रहा है। तो तव प्लस ओदनम है, तो पहले अनतिक्रम्यन विश्लेषित, इससे हमने तव के आ को निकाल लिया क्योंकि विश्लेषण कर लिया, फिर अब इसमें आ को निकाल करके पुनः ओदनम। आज आप लोग पहले दिन बैठे हो ना, तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा, तो इसके अलग अलग बिल्कुल एक एक अक्षर को निकाल करके हमने किया, तो में से जो आ निकला, अब इसको क्या करते हैं, ये सूत्र लगा 40 नंबर का, ओकारे औ औकारे च, बोलिए ओकारे औ औकारे च। अब इसमें कहते हैं कि ओ औ के आने पर, यानी ओदनम का ओ है, तो इसके आने पर जो तव के में से निकला हुआ आ है, इस अवर्ण को अ हो जाता है, माने इस अवर्ण का लोप करके ये अ हो गया। अब ये ओदनम है ना, तो फिर इसको बस व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे इसको हमने संधि कर दिया, तो तव में वकार में अ मिल गया, तवो तवोदनम, ऐसे ही सा के आ को अ हो गया और इस ओ का फिर लोप हो जाता है, इस ओ का लोप हो गया, तब ये संधि हो गई, तवोदनम बन गया, सौप गवी बन गया। ये ओकारे औ औकारे च सूत्र में जो च शब्द है,
इसका अर्थ बताया है कि उपसर्ग से परे ए और ओ हैं, यदि आदि में जिसके ऐसी धातुओं के आने पर उपसर्ग के आ का लोप हो जाता है। देखो सूत्र होते हैं कम अक्षर वाले और उसके अंदर अर्थ ज्यादा छिपा रहता है, तो इसमें ओकारे और ओकारे चा से तो तवोदनम बना दिया, सौपगवी बना दिया। अब इसमें जो च शब्द है उसके लिए आचार्य कहते हैं कि अगर इसमें एक उपसर्ग आ जाता है, माने देखो नीचे कहाँ है, प्र प्लस आ प्लस ए लेयति, इसको जरा साफ कर दो, यानी प्र ए लेयति है तो प्र इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग माने जो एक अक्षर पहले उसमें लग जाता है, जैसे प्र पर, ऐसे आपको आगे उपसर्गों के नाम आएंगे कि 20 तरह के उपसर्ग होते हैं। तो इसमें जैसे प्र उपसर्ग लग गया तो प्रा के आ निकला, एलियति है तो प्रेलियति बन जाएगा। पर आ ओखति, इसमें औ नहीं होगा, इसमें अय नहीं होगा। ये उपसर्ग लगने पर इतना विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसके आ का लोप हो जाता है और फिर आगे वाले की संधि हो जाती है। जैसे इसमें वैसे लिखा है फिर भी प्र, तो इसके आ को निकाल लिया, था प्र, फिर इसमें एलियति और इसमें फिर ये चा से इस आ का लोप कर देते हैं, तो ये हलंत हो गया। हलंत होकर के और एलियत, फिर इसमें संधि हो गई एलियति की तो प्रेलयति बन गया, इसमें अय नहीं हुआ। चा ये शब्द, ये इसमें सूत्र के इस शब्द का अर्थ ये होता है। तो व्याकरण के ये कुछ नियम हैं। ऐसे ही पर उपसर्ग लगा तो पर प्लस ओखति था, परा प्लस ओखति, तो इसमें आ निकला और आ का लोप कर दिया और ओखति जो है वो उसमें संधि हो गई तो परोखति हो गया। इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग इसको बारीकी से पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी है, वैसे तो बहुत सरल है लेकिन फिर भी आपको यदि नहीं समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा पूछिएगा, क्योंकि अब आपने जो संधि पढ़ी है उसमें थोड़े नियम और बताए हैं कि इण और एद धातु से एति एदते क्रियाएं बनती हैं, क्योंकि इनको जो है क्या कहा है, यद्यपि इन दोनों क्रियाओं में आदि में एकार है परंतु फिर भी इणे धत्योर न, इस नियम के अनुसार इन धातुओं के आने पर पूर्व के उपसर्ग के आकार का लोप नहीं होता है। तो जब आकार का लोप नहीं हुआ तो पूर्व के एकारे अकारे चा, इस सूत्र से अवर्ण को अय हो जाता है और अगले स्वर का लोप हो जाता है। तो जैसे उप प्लस एति है, उप प्लस एति, तो उप के आकार को निकाल दिया, मतलब अलग अलग कर दिया, तो उप में पा में हलंत लग गया, उप अ ति एति, उसके बाद में उप के आकार का लोप हो गया तो उप ए प्लस ति बचा, उपैति बन गया, इसमें अय हो गया। ऐसे ही उप प्लस एदते है तो उप के आ को अय हो गया और इधर के अय का ए का लोप हो गया तो उपई धते बन गया। इस प्रकार से संधि की कुछ नियमों को जानना, जब आपकी परीक्षा होगी तो इसी प्रकार से आपको कहीं विग्रह पूछा जाएगा उपैदिते का या किसी का अलग अलग शब्द क्या है और अलग अलग शब्दों को दिया जाएगा कि इसकी संधि करो, सूत्र लिखो, किस क्रम से किस सूत्र से विग्रह किया, किस सूत्र से संधि किया, ये सब आपको उसके अंदर लिखना होगा। तो ये है व्याकरण का ज्ञान। आपको इसमें सूत्रों को याद करना भी आवश्यक है, नहीं याद करते हैं तो आप बार बार उसको पढ़ेंगे, नियम को जानेंगे और किताब में देख करके और कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे तो आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा। ये आज की व्याकरण की क्लास हुई है। 60 सूत्र पूर्ण होने के बाद आपकी छोटी सी परीक्षा भी ली जाएगी। यही